अंजना, तुम अब भी देखने में कितनी फिट लगती हो, जैसे पहले थी ऐसे ही आज हो। मैं रोज जिम जाती हूँ ना, बस उसी की वजह से अभी तक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। इस बात को तुम्हारी दाद देना पड़ेगा अंजना। चाहे कुछ भी हो, पर तुम अपना जिम नहीं छोड़ सकती। तुमने तो अपने आगे 16 साल की लड़की भी फेल कर रखी है। जब तक मैं जिम नहीं जाती रेखा बहन, मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे जिम से और अपने आप से बहुत प्यार है। थोड़ी देर बाद ही अंजना जिम में पहुंच जाती है और अपनी एक्सरसाइज करने लग जाती है। तभी जिम में सचिन और तरुण अंजना को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे तरुण भाई, जिम में ये लड़की कौन है यार? कौन? अबे यार, ये पिंक टी शर्ट वाली। अबे वो लड़की नहीं बे, आंटी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, समझा? तभी अंजना अपनी जिम की फ्रेंड से बात करने लग जाती है। नीलम, आज बहुत दिनों में तुम जिम में दिखाई दी हो। हाँ अंजना बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जिम नहीं आ रही थी। अच्छा कोई नहीं, अब ठीक हो तुम? हाँ अब ठीक हूँ मैं। तुमने तो अपना फिगर मेंटेन कर लिया, कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ऐसा ही तो होना चाहिए नीलम बहन। जब तक 40 की उम्र में भी 16 साल की उम्र ना लगे, तब तक क्या मजा जिम करने का। ये सब बातें सचिन और तरुण सुन रहे थे। तभी सचिन कहता है, अबे यार, इस आंटी ने तो अपने सामने लड़कियों को भी फेल कर दिया है। इतनी बड़ी उम्र में अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद अंजना जिम से बैग उठाकर घर पर आ जाती है और अपनी नौकरानी से चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। रानी दूध में मीठा डालकर अंजना को चाय बनाकर लाकर देती है। लीजिए माँ जी चाय। ये कौन सी तुम चाय बनाकर लेकर आई हो? तुम अच्छे से जानती हो ना, मैं ये चाय नहीं पीती हूँ। जिम से आने के बाद मैं हमेशा ग्रीन टी पीती हूँ। 1 हफ्ता होने को जा रहा है, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चला? मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं अपने घर पर हमेशा दूध की चाय बनाती हूँ ना, इसलिए मुझे वही आदत पड़ी हुई है। अंजना अपनी जवानी के टाइम से फिट रहती थी। फिर एक दिन अंजना अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है। अरे सीमा, तुम्हारी बहू कितनी मोटी हो रही है। हाँ तो क्या हुआ, खाते पीते घर की है मेरी बहू। तो मैंने कब कहा ये भूखे नंगे घर की है? ये अच्छा तरीका है, जब कोई मोटी कह दे तो खाते पीते घर की बता दो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी आने वाली बहू तुम्हारे जैसी होगी। अगर मोटी आ गई तो मैं अपनी बहू एकदम अपने जैसे लेकर आऊंगी, देख लेना। और ऐसा कहकर अंजना अपने घर पर आ जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद अंजना का छोटा बेटा मनीष अपनी मनपसंद पारुल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और वो दोनों घर पर आ जाते हैं। ये सब क्या है मनीष? यहाँ मैं तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते देख रही हूँ और तू अपनी पसंद की लड़की से शादी करके इसको घर ले आया। पारुल बहुत अच्छी लड़की है माँ, अब जो भी हुआ उसको भूल जाओ और पारुल को एक्सेप्ट कर लो माँ। अब तूने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा है क्या? अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। अपने बेटे की खुशी के लिए अंजना को पारुल को स्वीकार करना पड़ा और कुछ दिन बाद अंजना जिम से घर आती है और पकवान की खुशबू सूंघती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? जरूर उस सीमा के घर से खाकर मोटी भैंस हो रही है। कितनी बार बोला डाइट कर ले, पर उसको तो ये ऑयली वाला ही पकवान खाना होता है। जिम से आने के बाद अंजना नहाने के लिए चली जाती है और फिर जब नहाकर बाहर आती है तो देखती है पूरा डाइनिंग टेबल पकवानों से भरा हुआ है। समोसा, कचौड़ी, आलू पूरी और भी बहुत सारी चीजों से भरा होता है। ये सब क्या है? ये इतना सारा अनहेल्दी खाना मेरी टेबल पर क्या कर रहा है? माँ जी, आज मेरा चटपटा और मसालेदार खाने का मन था तो सोचा कुछ बना लेती हूँ। ये सब क्या है मनीष? क्या तुमने इसको बताया नहीं कि हमारे घर में अनहेल्दी नहीं बनता? तभी मैं सोचूं ये इतनी ज्यादा मोटी और फूली हुई क्यों है। तुम यही सब खाती हो ना? तुम्हें मेरे घर में रहना है तो ये सब खाना बंद करना होगा। मेरे घर में सिर्फ डाइट वाला खाना बनता है। माँ जी, मैंने तो डाइट नहीं की आज तक। मुझसे ये घास फूस नहीं खाया जाएगा। आप ये सब छोड़िए ना और आकर ये सब खाइए। ओह गॉड मीरा जी, तुमने क्या कर दिया? ये कैसी बहू लेकर आए हो तुम घर में? ऐसा बोलकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है और नीरज पारुल को अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताता है और ये सब सुनकर पारुल हैरान हो जाती है। अब एक तरफ अंजना अपनी डाइट मेंटेन करती और हेल्दी खाना खाती और दूसरी तरफ अंजना की बहू एक नंबर की चटोरी थी। फिर एक दिन शाम को गली में चाउमीन बेचने वाला आता है और उस चाउमीन वाले को पारुल रोक लेती है। भैया, एक चटपटी चाउमीन की प्लेट लगा दीजिए। पारुल गली में खड़े होकर चाउमीन खाने लगती है और तभी वहाँ पर आइसक्रीम बेचने वाला आ जाता है। वाह भैया, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर ही रहा था। जल्दी सब एक बटर स्कॉच आइसक्रीम दे दो। पारुल को गली में ये सब खाते हुए उसकी सास और उसकी पड़ोसन देख रही होती है। अरे वाह अंजना, तुम्हारी बहू तो तुमसे बड़ी डाइट वाली निकली। वैसे मुझे पता नहीं था कि चाउमीन और आइसक्रीम खाकर भी डाइट होती है।
पूरी गली में नाक कटवा दी मेरी। क्या करूं मैं इस चटोरी बहू का। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज नीरज का जन्मदिन था और पारुल नीरज के लिए रसोई में जाकर कई तरीके की चीजें बनाती है, बिरयानी, पाव भाजी, रसमलाई, पनीर टिक्का। वहीं दूसरी तरफ अंजना अपने बेटे के लिए ग्रीन सैलेड, एप्पल जूस, ग्रीन स्प्राउट्स बनाती है। और कुछ टाइम बाद नीरज अपने ऑफिस से घर आ जाता है। आज देखिए मैंने कितना सब कुछ बनाया आपके लिए, जल्दी से पहले मीठे से शुरुआत कीजिए। मेरे बेटे को भी ये सब उटपटांग खिलाकर अपनी तरह मोटा कर दो। मेरा बेटा आज मेरा बनाया हुआ हेल्दी ही खाएगा। मुझे ये डाइटिंग वाला खाना खिलाकर अपने पति को सूखा और झाड़ नहीं बनाना। सूखा और झाड़ किसको बोला? इसको लीन और फिट बॉडी बोलते हैं, लेकिन तुम जैसे को कहाँ ही पता होगा इन सब के बारे में। अरे बस भी करो अब तुम दोनों, आज मेरा पेट भरा हुआ है। दोस्तों ने मुझे बाहर ही खिला दिया था, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। नीरज को बहुत तेज भूख लगी थी, पर अपनी माँ और पत्नी को इस तरह लड़ते देख वो भूखा ही सो जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुबह ताजी हवा लेते हुए एक्सरसाइज करने की तो बात ही अलग है। हाय, सुबह अगर बिस्तर में चाय और आलू भुजिया मिल जाए तो सारा दिन ही बन जाए। अंजना पूरे दिन में जहाँ 2-3 बार अपनी हेल्दी डाइट लेती थी, वहीं पारुल बाहर जाकर खाने के साथ साथ अब बाहर से ऑर्डर करके घर में भी खाना मंगवाने लगती है। एक दिन बहू, पूरे मोहल्ले में जितने लोग नहीं होंगे उतने तो घर पर डिलीवरी बॉय आ जाते हैं। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? और आपको हर वक्त मेरे खाने पर टोक लगाते हुए शर्म नहीं आती? जाकर कुछ और काम करिए। क्या जब देखो मेरे खाने पर नजर गड़ाकर बैठी रहती हैं? दोनों सास बहू एक दूसरे को रत्ती भर रास नहीं आती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन पारुल का एकदम से वेट बढ़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अंजना को आए दिन चक्कर आने लगे थे, जिसके चलते नीरज अपनी माँ और पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उनका चेकअप होता है। आप जिस तरह से बाहर का खाना खा रही हैं, अगर ऐसे ही खाती रही तो ओवर ईटिंग का शिकार हो जाएंगी। आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा आया है। आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। देख लिए, सारे दिन भैंस की तरह चढ़ती रहती थी, हो गई ना आई क्रीम का शिकार। अंजना जी, आप उनको क्या बोल रही हैं? आपकी रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। अच्छी बात है कि आप एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं, लेकिन अच्छी डाइट का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सिर्फ जूस और फ्रूट्स लेते रहें। शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज की जरूरत होती है। आपको अब ठीक से खाना खाना होगा, वरना आप कुपोषण के शिकार बन सकती हैं। देख लिया आप दोनों ने अपनी जिद का नतीजा। एक है कि खाने से नहीं रुकती और दूसरी है कि खाना ही नहीं खाती है। आज से दोनों ही हेल्दी खाना खाएंगी। पारुल, आज से तुम डेली एक्सरसाइज करोगी और बाहर का खाना बंद करोगी। और माँ, आप एक्सरसाइज तो करोगी, लेकिन साथ में रोटी सब्जी चावल सब खाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर और अपनी रिपोर्ट देखकर दोनों को ही अपनी अपनी फिक्र सताने लगी। अब दोनों ने ही नीरज की बात मानकर एक हेल्दी डाइट और अच्छा खाना खाती। अब दोनों ने ही नीरज की बात को मानकर एक हेल्दी डाइट और अच्छा खाना खाना शुरू किया। और इसी के साथ दोनों सास बहू के बीच में जो मनमुटाव था, अब सब खत्म हो जाता है। माँ जी, गोलगप्पे खाए, बड़े दिन हो गए हैं। ठीक है, चल खाते हैं। माँ जी, इस दुकान से खाएंगे आज। किससे? ये जोधपुर वाले से। हाँ माँ जी, सुना है कि बड़े अच्छे गोलगप्पे होते हैं इसके। चल फिर देखते हैं खा के। और फिर निशा अपनी सास सरला को लेकर उस गोलगप्पों की दुकान पर गई। दोनों ने खूब मन से गोलगप्पे खाए। और फिर कितने पैसे हो गए भैया? 60 रुपए हो गए माता जी। हैं? कितने? 60 रुपए माता जी। अच्छा ठीक है, ये लो। सरला ने गोलगप्पे वाले को पूरे 60 रुपए गिनकर दे तो दिए, लेकिन पैसे देते हुए उसे जितना दुख हो रहा था उतना ही गुस्सा भी आ रहा था अपनी बहू निशा पर। फिर घर पहुंचने के बाद, निशा, आज के बाद कभी मुझे गोलगप्पे खिलाने को मत बोल देना। हाँ माँ जी, समझ गई। सच में लूट मचा रखी है इसने तो। आगे से कभी उसके पास से गोलगप्पे नहीं खाएंगे। उसके पास से क्या, अब कहीं से भी गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं। बस हो गया, पैसे और सेहत दोनों की बर्बादी है ये। अपनी सास को गुस्से में देखकर निशा आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के कामों में लग गई। दरअसल निशा स्वभाव से बड़ी चटोरी थी। उसका मन हर वक्त कुछ न कुछ खाने को करता ही रहता था। गोलगप्पे और चाट तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन फिलहाल अपनी सास की नाराजगी के चलते उसे अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना था। सरला के 2 बेटे थे, बड़ा देवाशीष और छोटा आशीष। देवाशीष और आशीष दोनों एक साथ एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। दोनों की तनख्वाह अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह से घर का गुजारा चल जाता था।
निशा देवाशीष की पत्नी थी और आशीष अभी कुंवारा था। फिर एक दिन खाना खाते हुए, सुनो, तुम सब अगले हफ्ते मेरे साथ लखनऊ चलोगे। मामा जी के यहाँ चलना है? हाँ, मामा जी ने बुलाया तो है और साथ में आशीष के लिए एक अच्छा रिश्ता भी बताया है, वहां भी चलेंगे। अरे वाह, बढ़िया है। लो बेटा आशीष, अब तुम्हारी भी आजादी खत्म है। ठीक एक हफ्ते बाद चारों लोग आशीष के लिए लड़की देखने गए। लड़की का नाम काजल था, जो आशीष को पहली ही नजर में भा गई और कुछ दिनों में काजल सरला की छोटी बहू बनकर उसके घर आ गई। निशा और सरला में भी अच्छी पटने लगी, सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दोनों बहुएं एक साथ सब्जी खरीदने बाजार गई और फिर, सुनो ना भाभी, चलो ना गोलगप्पे खाते हैं। अब ठीक है, पर माँ जी को मत बताना। क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो गुस्सा करती हैं। गोलगप्पे खाने के लिए? नहीं, महंगे गोलगप्पे खाने के लिए। मतलब? अरे वो सामने दुकान देख रही हो, वो बड़ी वाली, वो जोधपुर स्नैक्स वाली। हाँ हाँ वही, उनके गोलगप्पे ना क्या बताऊं कितने मज़ेदार होते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ चलकर खाते हैं ना। अरे यार, पर वो महंगे देता है। ओहो भाभी, चलो ना, गोलगप्पे हैं, कितने ही महंगे होंगे, चलो जल्दी। अब तो निशा से भी नहीं रुका गया, दोनों गोलगप्पे खाने पहुंच गई और फिर जैसे ही काजल ने पहला गोलगप्पा खाया, क्या बात है, कसम से भाभी, थैंक यू जो आपने मुझे इस दुकान के बारे में बता दिया। गोलगप्पे और चाट तो पहले से ही मेरी जान है, ऊपर से इस दुकान का टेस्ट, मज़ा ही आ गया। अब वैसे गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, मैं अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाने का कंपटीशन करती थी स्कूल में। मुझसे ज़्यादा गोलगप्पे वहाँ कोई नहीं खा पाता था। अच्छा, ऐसी बात है, तो आज फिर से हो जाए कंपटीशन, मुझे हरा कर दिखाओ तो जानू। ऐसी बात है तो चल फिर। भैया रुकना नहीं, आज देख ही लेते हैं हम दोनों में कौन बड़ी चटोरी है। बस फिर क्या था, गोलगप्पे वाला धुआंधार गोलगप्पे बनाता गया और दोनों बहुएं बिना रुके खाती ही गई। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि काफी सारे गोलगप्पे खाने के बाद उनकी हालत खराब होने लगी, लेकिन मजाल है जो कोई एक भी गोलगप्पे की प्लेट छोड़ने को तैयार हो। तभी गोलगप्पे वाले ने कहा, मैडम 600 के तो हो चुके हैं, और लगाऊं क्या? ये सुनते ही दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। कितने के हो गए भैया? 600 के हो गए मैडम, बताओ और बनाऊं? एक मिनट भैया, रुक जाओ। निशा ने काजल को साइड में ले जाकर धीरे से उसके कान में कहा, काजल कितने पैसे लाई हो तुम? भाभी, माँ जी ने 500 रुपए दिए थे, कहा था 200 की सब्जी ले आना और 300 में आटा और दाल। अरे यार, मर गए, राशन सब्जी तो छोड़, यहाँ तो गोलगप्पों के ही पूरे पैसे नहीं है, अब क्या करें? माँ जी को फ़ोन करना पड़ेगा, और क्या हैं, फिर तो गए काम से। अब भैया अपना फ़ोन देना ज़रा, एक कॉल करनी है। अब आप ये 500 रखो, मैं फ़ोन करके और पैसे मंगाती हूँ। दोनों बहुओं के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि दोनों के पास वाकई पैसे नहीं थे। हार मानकर उन्हें फ़ोन करके अपनी सास सरला को सारी बात बतानी ही पड़ी। फिर ठीक आधे घंटे के बाद निशा और काजल को उनकी सास सरला दूर से आती दिखाई दी। उसने आते ही अपनी साड़ी के पल्लू पर लगी गांठ को खोलकर कुछ पैसे गोलगप्पे वाले को दिए। वो सारी चिल्लर थी और सारे पैसे मिलाकर 95 रुपए ही हो रहे थे। भैया मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास अभी 100 रुपए पूरे नहीं हैं, बस 5 कम है, मैं आजकल में लौटा दूंगी तुम्हें, भरोसा रखो। वाह जी वाह, चले आते हैं मुंह उठाकर, फकीर कहीं के। उस दिन सरला का बहुत अपमान हो गया था और ये देखकर निशा और काजल दोनों शर्म से पानी पानी हो गई। निशा को अब जाकर समझ आया था कि उस दिन सरला को उस बड़ी दुकान के गोलगप्पे क्यों नहीं भाए। दोनों बहुओं को सबक मिल चुका था, क्योंकि उन दोनों के चटोरेपन और बेवकूफ़ी की वजह से परिवार के लिए आने वाले कुछ दिन दिक्कत से बीतने